एस नंबी नारायणन। एस नंबी नारायणन जन्म 12 दिसंबर 1941। एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर हैं जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम किया है। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने पहले PSLV में इस्तेमाल किए गए विकास इंजन के लिए फ्रेंच से तकनीक हासिल की थी, जिसे भारत ने पहले ही प्रयास में लॉन्च किया था। ये बहुत बड़ा काम था क्योंकि परीक्षण के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता थी। बजट को बचाने के लिए नंबी नारायणन और उनकी टीम ने पहले प्रयास में विकास इंजन को पूर्ण रूप से काम करने के लिए कड़ी मेहनत की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में ये एक सरकारी नौकर रूप से काम करते थे और वो था क्रायोजेनिक इंजन डिवीजन डिपार्टमेंट में। 1994 में उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ आरोपों में 1996 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा खारिज कर दिया गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर केरल सरकार को अपनी जांच जारी रखने से रोक दिया था। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय दीपक मिश्रा की पीठ के माध्यम से एन नारायणन को ₹50 लाख लगभग $70,000 का मुआवजा दिया गया। हालांकि केरल सरकार ने उन्हें 1.3 करोड़ 1,30 लाख लगभग $1,83,000 देने का फैसला किया। फिल्म रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट उनके जीवन पर आधारित है, जो अभिनेता R माधवन द्वारा अभिनीत और निर्देशित है और इसे रिलीज किया गया था 1 जुलाई 2022। समीक्षाएं गड़बड़ाना। प्रारंभिक जीवन। नंबी नारायणन का जन्म 12 दिसंबर 1941 को त्रावणकोर, वर्तमान कन्याकुमारी जिला की तत्कालीन रियासत के नागरकोविल में एक तमिल परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल नागरकोविल से पूरी की थी। उन्होंने राज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया था। मदुरई में डिग्री हासिल करने के दौरान नंबी नारायणन ने अपने पिता को खो दिया था। उनकी 2 बड़ी बहनें थीं। जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी मां बीमार हो गई। नंबी ने मीना नाम्बी से शादी की। दंपति का एक बेटा था जो एक व्यापारी है और एक बेटी
गीता अरुणन है, जो बेंगलोर में एक मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षक है। कैरियर: मदुरई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के बाद नारायणन ने 1966 में इसरो में थुम्बा इलेक्ट्रॉनिकल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर तकनीकी सहायक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने नासा फेलोशिप में 1964 और 1969 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में स्वीकार करना चाहा था। उन्होंने प्रोफेसर लुइगी क्रोको के तहत रासायनिक रॉकेट प्रणोदन में अपना मास्टर कार्यक्रम पूरा किया। वो ऐसे समय में तरल प्रणोदन में विशेषज्ञता के साथ भारत लौटे जब भारतीय रॉकेटरी अभी भी पूरी तरह से ठोस प्रणोदक पर निर्भर थी। उन्होंने लिखा था, जनरल प्रणोदन तकनीक पर साराभाई को शिक्षित करना चाहिए था। 1974 में सोसाइटी यूरोपियन दी प्रॉपर्टी से 100 मानव वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम के बदले इंजन प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। ये स्थानांतरण 3 टीमों द्वारा पूरा किया गया और नारायणन ने 40 इंजीनियरों की टीम का नेतृत्व किया, जिन्होंने फ्रेंच से प्रौद्योगिकी अधिग्रहण पर काम किया। अन्य 2 टीमों ने भारत में हार्डवेयर के स्वदेशीकरण और महेंद्रगिरी में विकास सुविधाओं की स्थापना पर काम किया। विकास नाम के पहले इंजन का 1985 में सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया था। इसरो की आंतरिक रिपोर्टों से नारायणन करनी संगठनात्मक और प्रबंधकीय कौशल पर प्रकाश डाला, लेकिन अपनी टीम के काम के साथ साथ एक निजी व्यवसाय चलाने के उदाहरणों के लिए खुद को श्रेय लेने की उनकी प्रवृत्ति को नोट किया। उन्नीस में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा एक जांच बाद में हटा दी गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई के कमांडेंट के रूप में RVC कुमार ने नारायणन द्वारा निविदा हेरफेर के आरोप की जांच की थी। 1994 में उन्होंने केरल पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी से 1 महीने पहले स्वैच्छिक इस्तीफे का अनुरोध प्रस्तुत किया। 26 जनवरी 2019 को उन्हें विकास रॉकेट इंजन विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झूठे आरोप: 30 नवंबर 1994 को नारायणन को के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की एक टीम द्वारा सी की जांच के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किया गया। एक सहयोगी द्वारा वीडियोग्राफ किए गए
बायोग्राफी पर कि उन्हें और नारायणन ने रॉकेट के चित्र और दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए धन प्राप्त किया था। दो आल और मरियम रशीदा और फौजिया हसन को इंजीनियर होने का संदेह था। दिसंबर 1994 में मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित करने की मीडिया में और केरल में विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की गई। सीबीआई को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के अंगूठे के नीचे देखा गया था। और जांच में नामित कुछ लोग राव और केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरन के करीबी थे। नारायणन ने 50 दिन कैद में रहे। उनका दावा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी शुरू में उनसे पूछताछ की थी, चाहते थे कि शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाएं। अगर आरोप लगाया भी गया कि आईबी के 2 अधिकारियों ने उन्हें एई मुथुनारायणगम, उनके बॉस गोपालस्वामी सिस्टम सेंटर एलपीएससी के तत्कालीन को फंसाने के लिए कहा था। वो कहता है कि जब उसने पालन करने से इनकार कर दिया गया तो उसे तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक कि वो गिर नहीं गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो अपनी मुख्य शिकायत फिर कहते हैं सेंट इसरो ये है कि उसने उसका समर्थन नहीं किया। के कस्तूरीरंगन, जो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे, ने कहा कि इसरो एक कानूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उद्धरण वांछित, उन्होंने लिखा है कि सीबीआई के निदेशक विजया रामाराव ने उनसे 8 दिसंबर मामले से के 4 दिन बाद को जेल में मुलाकात की थी। स्थानांतरित किया गया था जब उन्होंने निदेशक को समझाया कि रॉकेट और इंजन के चित्र वर्गीकृत नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई निदेशक ने सोचा कि मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया है और उस बैठक में माफी मांगी। अप्रैल 1996 में 1996 के भारतीय आम चुनाव से पहले सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये कहते हुए कि कोई जासूस संदिग्धों की गवाही को यातना से मजबूर किया गया। मामले में पिछले आदेश में केरल उच्च न्यायालय, जिसने पूछताछ के वीडियो देखे थे, ने यातना के आरोपों को खारिज कर दिया था और सभी सुरागों का पालन करने में सीबीआई की विफलता के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में कमियों पर ध्यान देने एक पुलिस अधिकारी एस विजयन द्वारा केरल उच्च न्यायालय को चुनौती और लगातार राजनीतिक दबाव के बीच वे इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को पहले दी गई अनुमति को रद्द कर दिया। और केरल पुलिस को आदेश दिया कि इसे फिर से उठाओ।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अप्रैल 1998 में ये कहते हुए इसे रोक दिया कि सीबीआई ने पाया कि कोई मामला नहीं बनता है। और केरल सरकार को नारायणन सहित प्रत्येक आरोपी को 1 लाख रुपया भुगतान देने को कहा गया। सितंबर 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग के खिलाफ अंतरिक्ष अनुसंधान में नागुजारी के पहुंचाने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक कष्ट के लिए और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए सख्ती से पारित किया। उनके खिलाफ आरोपों को खारिज करने वैज्ञानिकों शशि कुमार और नारायणन को तिरुवनंतपुरम में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें डेस्क जॉब दिया गया। 2001 में एनएचआरसी ने केरल सरकार को उन्हें रुपया 1 करोड़ का मुआवजा देने को कहा और वे सेवानिवृत्त हुए। केरल उच्च न्यायालय ने की एक अपील के आधार पर नंबी नारायणन को 10 लाख रुपए की मुआवजे की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। नंबी नारायणन के बीच एक बैठक के बाद भारतीय आला और विशेष रूप से श्री कुमार द्वारा नारायणन के तथा केरल के हाई कोर्ट ने नारायणन की दुखद गिरफ्तारी और कथित याचना की जांच के लिए एक पैनल नियुक्त किया। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने नारायणन को रुपए का पुरस्कार भी दिया। इन सभी वर्षों में मानसिक क्रूरता के लिए मुआवजे में 50 लाख उसी महीने तत्कालीन भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने पद्म पुरस्कारों के लिए नारायणन के नाम की सिफारिश की थी। जनता ने कहा कि नंबी नारायण को पद्म भूषण से अलंकृत करना उनकी सरकार के लिए सम्मान की बात है। मामला और पद्म पुरस्कार 2019 के भारतीय आम चुनाव के लिए भाजपा के अभियान में चित्रित किया गया, जिसमें मोदी ने तिरुवनंतपुरम में एक रैली में मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने केरल के अपने वैज्ञानिक नंबी नारायणन के साथ क्या किया है। हाल के घटनाक्रम 2021 में केरल सरकार ने नारायणन द्वारा इसके खिलाफ दायर मामले में $1,70,000 के भुगतान पर सहमति देकर और 14 अप्रैल 2021 को भारत के ने साजिश में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता और सीबीआई जांच का आदेश दिया। शामिल पुलिस अधिकारियों में से कई ने केरल की विभिन्न अदालतों में याचिकाएं दायर की, जिसमें नारायणन द्वारा 2004 और 2008 के बीच जांच में शामिल विभिन्न सीबीआई अधिकारियों को भूलों को दर्शाने वाले कई दस्तावेज पेश किए गए। केरल उच्च न्यायालय ने भूमि सौदों की जांच के लिए एक याचिका खारिज कर दी। इसने कहा कि दस्तावेज पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
लेकिन याचिकाकर्ताओं को बेहतर बिक्री रिकॉर्ड के साथ एक नया मामला दर्ज करने की अनुमति दी। पुस्तकें ओरमा, कालुडे ब्राह्मण, पद्म, नंबी नारायण, प्रजेश सेन द्वारा एक आत्मकथा, त्रिशूर करंट बुक्स 2017। आई एम रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो स्पाई केस बाय नंबी नारायणन, अरुण राम, ब्लूम्सबरी इंडिया 2018। फिल्में अक्टूबर 2020 में रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट नामक एक जीवनी फिल्म की घोषणा की गई, जिसे आर माधवन द्वारा निर्देशित और प्रजेश सेन द्वारा सह निर्देशित किया गया था। फिल्म का टीजर 1 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था और फिल्म 1 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। जन गण मन 2022 पृथ्वीराज द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार अरविंद स्वामीनाथन में एरोस्पेस इंजीनियर का उल्लेख है, जो इसरो के लिए काम करता था, जिस पर जासूसी करने और राज्य के रहस्यों को बेचने का आरोप लगाया गया था। एक उदाहरण के रूप में कि मीडिया कैसे सार्वजनिक करता है तथ्यों की परवाह किए बिना धारणा। निष्कर्ष, न्याय में देरी न्याय से वंचित है, लेकिन नंबी नारायणन ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं इसी चैनल पे, इसी नंबर पे मैं आपके नाम से प्रसारित करूँगा। धन्यवाद।